दोस्तों नमस्कार। ओरपीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। आज कुछ 3-4 अलग अलग मुद्दों पर बात करने वाले हैं जो कि हमारे देश में छाए हुए हैं, हम सब पे छाए हुए हैं, क्योंकि चुनाव छाया हुआ है और चुनाव के चलते बहुत कुछ जो है वो गजब और अजब, वो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ठीक है, और वो सब जो है वो हो रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से। मतलब वो उस स्क्रिप्ट के मुख्य किरदार हैं जो कुछ कुछ भी कर रहे हैं। और ये जो बयान उनका आया था, है ना, उस पर देश भर में जो है वो सभी यूट्यूबर्स ने बातें की, हमने भी की थी कल, पर आज उसको अलग तरीके से करने जा रहे हैं। हम उनके निवेदन को, इसका डिसेक्शन करने जा रहे हैं, वो जो निवेदन था उसका, और ये समझने की कोशिश करने वाले हैं कि ये कल ही क्यों बोला गया और इसमें अदानी और अंबानी का नाम जो है वो लिया गया, उसके पीछे क्या कारण है। हमने कुछ खोजबीन भी की है और आज जो हमारे मेहमान हैं वो भी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो उन्होंने भी कुछ की ही होगी और थोड़ा हो सकता है आपको अलग सा एंगल भी मिल जाए यहाँ पे। और इसके अलावा बहुत सारी और भी कुछ बातें होंगी जो हमारे और आपके जीवन से और इस देश से और जिसे कहते हैं ना कि बहुत जरूरी मुद्दों से जुड़ी होगी, तो सब पर बात करेंगे। तो मैं राजू पारोलेकर जी हैं, उनको मैं आज मेरे साथ जोड़ रहा हूं, तो उनका स्वागत कर लेते हैं। राजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला आज और तो आपने प्रस्तावना सुनी। मैं क्या ये उचित होगा कि मैं और आप उस निवेदन को खंगालने की कोशिश करें, उससे पहले सुना दें क्या वो निवेदन? हाँ जी जी, अपने दर्शकों को सुनाते हैं हाँ, ताकि ताकि वो वो ऐसे, याद रखें। क्योंकि उसी पर बात ये करेंगे इतिहास तो। में 10 बार दोहराया जाएगा, इतिहास में बार बार। जी जी जी, तो मैं वो सुना देता हूँ। जी। ये कांग्रेस के शाहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मिथिलारा, ये जवाब देना पड़ेगा देश को। तो दोस्तों आपने ये बयान सुना, आपने कई बार सुन भी चुके होंगे, लेकिन आज फिर से हमने सुनाया। कारण ये था कि कुछ चीजें हमको, कुछ जानकारी मिली है, कुछ समझ में आई। पहली बात ये है राजू भाई, अगर आप सुने ठीक से इसको, तो देखिए जब वो हड़बड़ाहट में कुछ बोल जाते हैं ना, या तो जब वो एक्चुअली वो फंबल मार देते हैं या कुछ कर देते हैं, तब क्या होता है, कुछ बड़ी विसंगतताएं होती है उनके बयान में, है ना।
इसमें ये नहीं है। इसमें जब राफेल का जिक्र किया शुरुआत में, तो उन्होंने फिर उसी के संबंध में जो शब्द ठीक और उचित होता है पोएट्री में, वो कहा कि वो मुद्दा लैंड हो गया। वहां वो बहुत सोच मतलब कि सोच समझ के बोल रहे हैं ये, वरना कुछ और भी बोल देते। तो उन्होंने कहा कि राफेल का मुद्दा उन्होंने मतलब बहुत जो है कोशिश की, लेकिन वो मुद्दा ही लैंड हो गया। मतलब कि वो समझ बूझ के बात कर रहे हैं, कोई अनाप शनाप बातें नहीं हो रही। अच्छा, फिर दूसरी बात राजू भाई कि माल माल शब्द का प्रयोग, कितना माल मतलब, और फिर टेम्पो शब्द का प्रयोग, ये मुझे पता है कि ये कहीं ना कहीं जो है बहुत मतलब जो जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तब इसका संदर्भ क्या मेरे पास बहुत बार आया हुआ है। मैं कुछ चीजें खुल के नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन दर्शक भी बड़े विद्वान लोग हैं, वो समझ पाएंगे कि मैं जब ये कहता हूं कि मैं इस परिप्रेक्ष्य को समझता हूं और आप भी समझते हैं, तो माल और टेम्पो और ये जो है शब्द, वो भी जानबूझ के समझ मतलब इस्तेमाल किए गए हैं। और तीसरी एक बात जो मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि ये राहुल गांधी को सुनाने के लिए नहीं कहा गया है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये देश की जनता के लिए भी मैसेज नहीं है। ये जो कुछ कहना चाह रहे हैं वो अदानी और अंबानी को कहना चाह रहे हैं। ये मेरी समझ भी है और थोड़ी बहुत जानकारी भी है। अब ये थोड़ा एंगल नया है, लोग शायद इसको पता नहीं पूछे अरे ये क्या कह दिया, लेकिन ये है। अब आप क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं कि आपके पास भी कोई ऐसी कोई बात या जानकारी कुछ है, तो थोड़ा उसके बारे में हम लोग बात करें प्लीज। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ अंबानी अडानी नहीं, जिन लोगों ने इन्होंने क्या किया है, बीजेपी ने जो कांग्रेस के लिए काम करते हैं, वैसे सोशल मीडिया वर्कर्स हैं और एडवर्टाइजर्स हैं या एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के लोग हैं, उनको भी धमकियां दी हैं। जी और ये जो भाषण है, ये प्रधानमंत्री का नहीं, एक ठग का भाषण जैसे लगता है, क्योंकि भाषा देखिए, जी भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि प्रधानमंत्री होने के बाद और 10 साल जब इस देश के प्रधानमंत्री आप रहे हैं और सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज आपके नीचे रही है और उन्होंने भरपूर काम भी किया है, भरपूर गलत काम भी किया है, तो इस ऐसे वक्त पे आपको इस भाषा का इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये सबसे अहम प्रश्न है, क्योंकि अगर आप कहना भी चाहते हैं तो जो उद्योगपति कांग्रेस को मदद कर रहे हैं, उनको मैं चेतावनी देता हूं कि ना करें। ये इनका सार संदर्भ है सारी बात का। जी हमारी अगर समझ ठीक ठाक है तो ये उनको कहना है कि पैसा सिर्फ हमें दे दें, कांग्रेस को ना दे, विपक्ष को ना दे, ये बात उनको कहनी है। तो उन्होंने कहीं तो एक कोशिश की कि अपने ऊपर लगे हुए धब्बे भी निकल जाएं और ये धमकी भी कारगर साबित हो, तो ये दोनों एक ही पत्थर में हो जाएं, इसलिए इन्होंने ये बात कही। अब ये कोई भी दांव होता है, वो कायर संपादक जो होता है ना, हमें मालूम है प्रिंट में कायर संपादकों की एक वो अपनी है, वो जी हर शब्द के, हर वाक्य के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देता है। लगा देते हैं। हाँ, तो इन्होंने ऐसा हुआ है क्या, ऐसा पूछा। जैसे कि पुलवामा के बाद भी इन्होंने कहा था कि क्या फर्स्ट टाइम वोटर हमें वोट दे सकता है क्या, इस मुद्दे पर वोट दे सकता है क्या, जी ये बिल्कुल। बात 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 में कहना और क्वेश्चन मार्क में रखना। और जी हालांकि आप प्रधानमंत्री है भाई, आपको कौन किसने रोका? आपने तो पूरी खुली तरह से गलत इस्तेमाल चुनाव आयोग का भी करना शुरू कर दिया है, तो आप रोकेगा कौन आपको? और इनकी इंक्वायरी करने के लिए कौन रोका? और किसको रोका? यानी जहां तक सोनिया गांधी को भी ईडी के ऑफिस में बुलाया था और बिठा के रखा था पूरी दिन, जबकि वो बीमार थी है। और आपको अंबानी अडानी क्या चीज है? बात यह है कि उनको धमकी देनी है और जाहिर रूप से धमकी देनी है और उनको ये दिखाना है। आप ये कहते हैं, उसमें थोड़ा सा इत्तेफाक ये रखता हूँ, जनता के सामने दिखाना कि मैं अंबानी अडानी को भी धमकी दे सकता हूँ। तो जी मैं, ऐसा नहीं है मैंने 10 साल में 144 करोड़ लोगों को धमकी दी है, उन्होंने सिर्फ धमकियां दी हैं और लोगों को अंदर किया है। ये इन्होंने बिल्कुल। नफरत से सिवाय कुछ किया नहीं। पहली बात तो प्यार की भाषा तो आती ही नहीं है, वो हंसे नहीं है पूरे देश के सामने प्यार से। खिलखिला कर कब हंसे हैं देश को? ये वो बाप के पास पैसे नहीं है और बेटी की शादी है, वो लास्ट हंसे, वो भी जापान में जाकर। हाँ वहां पे। हाँ, तो बात यह है कि ये धमकियां और बाद में जेल विंडिक्टिवनेस, अब शाह के पास लिस्ट आई होगी,
किनको अंदर करना है, किसके ऊपर रेड करनी है, किसका संपत्ति कुर्क करनी है, सब हो जो हुआ होगा। तो ये उन्होंने नया नहीं है, तो 10 साल यही कर रहे हैं, तो और क्या। अब 10 साल के बाद इलेक्शन को आप जा रहे हैं सामने, तो ना कि अंबानी अडानी की आपको क्या बात करनी है कि आपने 10 साल में क्या किया लोगों के लिए, ये लोगों को बताना है। ये बात ऐसे करते कि लोग इनके दुश्मन ही हैं, सी जनता उनकी दुश्मन है और नए दुश्मन बढ़ रहे हैं, इनको ठिकाने लगाने जा रहे हैं, ऐसी बात करते हैं। जी। तो इनके लिए सारी दुनिया दुश्मन है और ये एक सही है और धुले हुए हैं, और जनता उनके वीडियोस को कितना देखती है, और उसी के ऊपर जवाब दिया था राहुल जी ने कल, राहुल गांधी ने, जी, उसको जी, कितना बिल्कुल। देखा है व्यूअर, वो देखिए आप। हाँ, इससे वो तो पता चल बहुत बड़ा जाएगा कि फ़र्क है, वो कुल मिलियंस का लोगों, फ़र्क है, मिलियंस का फ़र्क है वो। हाँ, तो दोनों की पॉपुलैरिटी एक्चुअल पता चल जाएगी, लेकिन वो पॉपुलैरिटी के भरने के लिए जो इतना बड़ा खड्डा तैयार हुआ है, इन्होंने ही किया है। अब उस खुद का खड्डा जब बनाता है कोई भी, तो वो उसमें खुद ही गिर जाता है। तो ये गिरे नहीं, इसलिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को काम पे बिठाया है, ताकि एक्चुअल वोटिंग कम हो और उसमें भरा दिया जाए वो खड्डे को, बाद में 6-7% बढ़ाकर, उसका नंबर्स हाँ, नहीं देते, ताकि जितने जरूरी हो मैं बाद में बताता हूँ, ये हाँ, उनका कॉल है। तो इसमें जो अंबानी अडानी की बात आई है, वो 3 चीजें सर्व करनी है उन्होंने। एक, सारे उद्योगपति और कांग्रेस को मदद या विपक्ष को मदद करने वाले लोगों को धमकी देना। दूसरा, मैं अंबानी अडानी को भी नहीं छोड़ूंगा, ये लोगों को दिखा देना, यानी मैं बादशाह का बादशाह हूं, ये दिखा देना। जी, और बात बात में अंबानी अडानी को भी ये बता देना, कहीं आपने कुछ दिया भी है तो मैं हूं, हाँ, मैं आपका मालिक हूं, ऐसा दिखाने की कोशिश। जबकि लोग और राहुल ने हमेशा ये कहा है कि अडानी असल मालिक है और ये उनके लिए काम करते हैं। जो एक्चुअल परिप्रेक्ष्य में देखा जाए उद्योग के, तो ये सही है, क्योंकि ही डजंट जी, अंडरस्टैंड कैपिटलिज्म, डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो इनके लिए अगर कैपिटलिज्म समझते होते मोदी, तो ये समझते कि लोगों के पास परचेसिंग पावर होगी तभी कोई तब उद्योगपति जिंदा रहेंगे। तो इन्होंने बिल्कुल, परचेसिंग पावर ही खत्म कर दी, धमकियां दे देकर मिड और स्मॉल इंडस्ट्रीज बंद होगी, बड़े कॉर्पोरेट्स में भी कई लोगों को उन्होंने जेल में डाला, बिना वजह डाला कई लोगों को, आज भी है वो जेल में। तो ये देश को जेल बनाना चाहते हैं और हर रोज धमकी नहीं देते हैं। अब इलेक्शन है तो जोरदार धमकी देना चाहिए उनको, क्योंकि पुराना जो खेल है उसको नया दिखाने के लिए उनको ताजा करना जरूरी है, तो नए नाम भी जरूरी है। तो अब बचे किसके नाम? अंबानी अडानी के, तो उन्होंने ले लिए। देखिए, अब ये बचने की कोशिश है उनको, हालांकि शाह साहब बताते होंगे कि सर साहब, मैं सब रिक कर चुका हूं, आप चिंता मत कीजिए। फिर भी इनकी असुरक्षा कहीं, असहजता कहीं छुप नहीं रही है, और ये बताए जा रहे हैं, बात करते जा रहे हैं, बरगलाए जा रहे हैं। तो ये बात है, इसमें 3 उनको उपलब्धियां हैं, उसमें उनको दिखती हैं, और उसका हुआ परिणाम कॉन्सिक्वेंसेस मैं बताता हूँ। एक्चुअल वो जी, चाहते हैं वैसा होता है या नहीं है, वे भी हम बताएंगे। जी, बात ये चाहते हैं सबको धमकी दे दें, ताकि जनता ही डर जाए कि अरे मोदी जी तो अंबानी अडानी को भी जेल में डाल सकते हैं, बाप रे, तो हम क्या करें, करे तो करे क्या। अब मोदी जी को कोई हटा नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि उद्योगपतियों को मैसेज दिया कि आपने मदद की है, पैसा दिया है, तो आपका दिन आएगा, आपको मैं इस बार अंदर डालूंगा। और तीसरी बात यह है इनको कहना कि खुद अंबानी अडानी ने भी अगर पैसा दिया है, तो वो चाहते हैं दिखाना कि ये बात अगर उनके लिए है, तो कि आप भी पैसा देते हैं तो मैं आपको भी अंदर करूंगा। ये दोनों तरफ से है, अंबानी अडानी को भी धमकी है और लोगों को भी दिखाना है कि अरे मैं अंबानी अडानी को भी कुछ नहीं मानता, ये राहुल कुछ भी बोल रहे हैं, है ना। और वाकई बिल्कुल, में राहुल ने तो कई बार इस इलेक्शन के बाद भी, इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद भी अडानी का नाम लिया और बिल्कुल, उद्योगपतियों का नाम लिया, क्रोनी कैपिटलिज्म का नाम लिया। तो आपका कहना एकदम सच है कि वो राहुल के लिए है ही नहीं, ये अंबानी अडानी के लिए है, उद्योगपतियों के लिए और विपक्ष को मदद करने वाली जनता और वोट देने वाली जनता के लिए। अब जनता के जनता को आप इसका परिणाम देखिए। पहला, इनकी प्रतिमा जो है वो कोई अच्छी तो है नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं इनकी वीडियोस को लाइक्स, यानी लोकप्रिय तो रहे नहीं हो। फिर ये धमकी देने की भाषा देखिए, माल, टेम्पो, ये सारी भाषा एक ठगी की भाषा है, ठग की भाषा। ये प्रधानमंत्री की भाषा आप भी नहीं कह सकते, या कोई भी थोड़ा विचार करने वाला आम आदमी भी नहीं कह सकता। भले आप गुजरात में हैं, लेकिन आप भी ये मानेंगे नहीं कि ये बिल्कुल, प्रधानमंत्री की भाषा है। इसमें ना सभ्यता है ना मर्यादा है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि लोगों को अगर प्रधानमंत्री 10 साल राज करने के बाद उनके प्यार मोहब्बत पर
वो धमकी दे रहा है क्योंकि वो हार दिखाई दे रही है, तो ये प्रधानमंत्री बनने के काबिल नहीं है और लायक भी नहीं है। दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि अंबानी अडानी को डाल दो अंदर, आपको रोका किसने? लोग यही किसने? सोचेंगे ना। आपने 10 साल रोका किसने था? और 5 साल में अगर दिया है तो ये 5 साल आप ही का राज था ना। जैसे आप 10 साल राज कर रहे हो, कोस रहे नेहरू को, वैसे आप 10 साल हो गए तो अंबानी अडानी पर आ गए। ये बात भी हाँ, लोग सोचेंगे ना। तो इनकी ये भी हताशा, इनकी नाकामयाबी का ये पूरी तरह से उन्होंने डिस्क्राइब और इलस्ट्रेट कर दिया उसको। वो बिल्कुल। चाहते नहीं है, वो चाहते हैं कि लोग डर जाए। लेकिन गोरख पांडे जी का एक कहना था कविता में कि डर भी इतना ना हो कि डर का डर निकल जाए। वो डर का मोदी डर ने निकल जाए, बिल्कुल सही बात है। वो मोदी ने कर दिया। तो अब उद्योगपति क्या है, जेल में जाके बैठे हैं ना, और जाएंगे लोग, तो कम से कम जेल में ही जेल ही एक उद्योग बन जाएगा, और बन गया है। ईडी, सीबीआई, आईटी के लिए तो जेल ही उद्योग है। उनके लिए अच्छे दिन आ गए, और सबका बिल्कुल, साथ और सबका विकास हो रहा है वहां पर। भारत एक पुलिस स्टेट बन गया 10 साल में। तो बिल्कुल। अब इसकी क्रिएशन ऑफ वेल्थ की कैपेसिटी खत्म हो गई और पुलिस स्टेट बन गया। तो ये बात का पूरा सबूत मोदी जी ने इस 3 लाइनों में दे दिया है मेरे ख्याल से। बात सही है, बात सही है। और इससे आगे मैं थोड़ा कुछ और भी, जो मतलब सब्जेक्ट तो हमारे यही रहेंगे, लेकिन थोड़ा जो है वो अलग-अलग इसमें रंग या तो सुगंध मिलेगी। ये है कि मैं अभी आपसे जब मैं ये बातचीत कर रहा हूँ, तो उससे पहले मैंने वो रिटायर्ड आईएएस अफसर साहब जो हैं, बड़े विद्वान हैं, देव सायम साहब, उनसे मेरी रिकॉर्डिंग हो रही थी, बातचीत हो रही थी। उन्होंने बड़ी 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 गंभीर बात कही है, और देश में जितना हो सके उतना सब लोगों तक ये बात पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि परसेंटेज में जो गिरावट आ रही है उस पर चर्चा सब लोग कर रहे हैं, वो ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जो वोट डाले गए हैं, तीनों चरण में जितने भी वोट डाले गए हैं, उनके फिगर, उनके आंकड़े चुनाव आयोग ने इस बार देना ही बंद कर दिया है, जो कि बहुत गंभीर और चिंताजनक बात है। क्योंकि उसका जिम्मा है कि उसको देना चाहिए आंकड़ा, कि भाई तीसरे चरण का पूरा वोटिंग जो आंकड़ा है, कहाँ पे कौन कौन सी सीट पे कितने कितने वोट डाले गए, ये एक आम रवायत है और वो होनी चाहिए। पर इस बार मांगे जाने पर भी उन्होंने कहा कि 90 रिटायर्ड आईएएस अफसर, आईपीएस और आईएफएस अफसरों ने मिलकर चिट्ठी लिखी, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, ये तो हम पर है, हम देना चाहें तो दे, न देना चाहें तो न दे। तो उन्होंने कहा कि इससे क्या होगा कि वोटिंग परसेंटेज जो भी हो, कम हो ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मतगणना के दिन फिर जो है सत्ता में बैठे लोग वोट के फिगर को लेकर, आंकड़ों को लेकर कुछ भी खेल कर सकते हैं। क्योंकि 17C जिसमें वो वोट्स रजिस्टर्ड होते हैं, वो सिर्फ उम्मीदवारों को दिए गए हैं, उसका कंपाइलेशन करके 24 घंटे के अंदर जो देश की जनता को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पहले बताया जाता था, वो बताया नहीं जा रहा है। तो वो आंकड़े गोपनीय रख दिए गए, और इसका लाभ जो है, या तो मिसयूज जो है, गैर लाभ जिसको कहते हैं, वो मतगणना के दिन इस देश को देखने को मिल सकता है। तो इसका मतलब तो ये हो गया राजू भाई कि हम लोग तो फिर भेड़ बकरियां हो गए, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है सिर्फ। नहीं, औकात तो है नहीं है सर। मैं एक बात बताता हूँ। देखिए, कितनी भी अच्छे संविधान लिखे जाएं, या बाबा साहब ने ही कहा था, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, मैं संविधान कितने भी अच्छे लिखूं, लोग अगर और सही नहीं होते। और मैं बीच में, सॉरी, आप बोलना शुरू करें। हाँ, हाँ, और हाँ। मैंने उनको पूछा कि इसको मतलब चुनाव आयोग को मजबूर कैसे किया जा सकता है, बोले नहीं, ऐसा कुछ है नहीं कि कर सकते हैं मजबूर। हम्म, इस पे मेरी एक बात है, यानी मुझे एक बात मालूम है कि और भी चीजें हैं जिस पे मजबूर किया जा सकता है, लेकिन उस पे भी चुनाव आयोग मजबूर नहीं है, और वो बात मैं बोलता हूँ, खुल के बोलते हैं। जी। बात यह है कि अच्छे लोग नहीं हो, पहली बात तो चुनाव आयोग की लेते हैं, अच्छे लोग नहीं हो तो अच्छा संविधान, अब ये संविधान की शपथ लेके तीनों कमिश्नर बने हैं। जी। यानी जो आईएएस या आईआरएस जो भी अफसर बनते हैं तो संविधान की शपथ लेकर बनते हैं, ना कि मोदी की शपथ। बराबर। इस बार आपको मालूम है जो सील लगाते हैं वो राजमुद्रा का सील लगाते हैं। जी बिल्कुल। इस बार चुनाव में पहली बार एम नाम का सील लगाया है, वो देखा है आपने? नहीं, ये मेरा ध्यान नहीं, ये कैसे हो गया? मैंने उस पर ट्वीट भी डाला, उसकी फोटोग्राफ भी डाली, आपको भेजता हूँ। वो 3 हाँ अपनी हाँ राजमुद्रा जो है अशोक का, राजमुद्रा, हाँ, वो तो वही वो वही इस डलता है। बार सील के माध्यम से नहीं लगी। इस बार एम नाम का एक कई सील लगाया, उसका मतलब कहीं भी खुलासा नहीं।
तो भेड़ बकरियां अरे तो उसी दिन हो गए। वो मुझे अभी भेज सकते हैं, मैं आप हम लोग रिकॉर्डिंग करें, लेकिन मैं उसको मैं लगा अभी दूंगा, भेज मैं दिखाऊंगा अभी दर्शकों को, भेजता हूँ, बिल्कुल। ये सील क्या है, यानी वो मैं आपको अभी हाँ भेजता हूँ, ये सील है। मयूर हाँ भाई, बहुत बड़ी साजिश लोग के देश के लोगों के साथ हो रही है और लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। विपक्ष को मालूम आप ही नहीं है, वो खुश है कि हम जीत रहे हैं। अरे जनता आपके साथ होने से आप जीतेंगे नहीं, क्योंकि सामने मोदी है और मोदी किसी भी स्तर पे जाके आपको हरा सकते हैं। मैंने आपको भेजा है, मैं देखिए। आप हम लोग बातचीत जारी रखते हैं, लेकिन मैं अभी उसको जो है लगा देता हूँ, बिल्कुल। हाँ, ये सील लगा है, हालांकि लगाना कौन सा चाहिए था वो भी भेजता हूँ। हाँ ये हमेशा लगता आया है, 2019 तक भी लगा था। हाँ 2024 में ये सील इलेक्शन कमीशन ने इस्तेमाल करना शुरू किया। उसकी वजह हम्म, छोटे मोटे लोगों ने पूछी, लेकिन बड़े पैमाने पर किसी ने इसको पूछा नहीं। अब मुझे नहीं पता क्यों नहीं पूछा। अब इस बारे में मेरे पास ये जानकारी नहीं कि विपक्ष इतना सोया हुआ और गहरी नींद में कैसे चला गया। उनको लगा कि अकेला राहुल परफॉर्म करेगा और हम जीत जाएंगे, ये नहीं है। हाँ हाँ तो हाँ, ऐसी बातों से बड़ी निराशा हो जाएगी लोगों की, कि अगर ये बिल्कुल। सारे भेद अगर हम लोग खोल दे हम्म, तो अपनी जो ये तो राजू बड़ी मुद्रा गंभीर है वो बात है, मतलब दिखेगी। ये जो कह रहे हैं ना, ये बहुत गंभीर, मतलब कि अब तो पता नहीं इसके लिए कितनी। तो बाध्य किया जा सकता है ना, इसका मतलब पूछने के लिए। हाँ तो मैं और एक बात बता सकता हूँ, या और बात बता सकता हूँ। दूसरी बात, हाँ खुद मोदी ने 26 से हाँ 27 बार, एक बार तो मैंने डिटेल में लिखा था, उन्होंने अपना चिन्ह दिखाते हुए बूथ में प्रवेश किया। वो एसपीजी हम्म कमांडो होने के बावजूद नहीं कर सकते, ऐसा चिन्ह तो नहीं हम्म दिखा सकते। हम्म तो वो एक बात है, लेकिन ऐसे 24 से 25 बार, यानी रिलीजन हेटर्ड ये सब करके उनकी पार्टी और उन्होंने इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट का वायोलेशन 26 बार किया है। बस हम्म एक बार करने से 6 साल के लिए सजा है, कि एक बार अगर आप ये वायोलेशन करते हो तो आपको मतदाता बिल्कुल होने का अधिकार भी खोना पड़ता है 6 साल के लिए। जो इंदिरा जी बिल्कुल ने खोया था, प्रधानमंत्री थी तब। बाला साहब ठाकरे ने खोया था 1987 में, जब वो प्रभु के लिए भाषण किया था और उन्होंने उन्होंने उसमें रिलीजन का जिक्र किया था। जी तो इन्होंने 27 बार किया, तो वो प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली और रूल ऑफ लॉ से? तो जी इसका तो प्रावधान है ना। जी इसका तो प्रावधान है, जिसका प्रावधान नहीं है उसके पीछे क्यों भागे? जो प्रावधान है उसके पीछे भागते हैं। तो बिल्कुल। ये चीजें जो है, ये पूरी तरह से क्रिमिनल है। और accomplice in treason, ऐसी आयुक्तों की स्थिति है आज के तारीख में। 3 जो चुनाव आयुक्त हैं, वो accomplice in treason, यानी देशद्रोह और जनद्रोह में ये साथी है, जी मोदी और उनके साथियों के। तो इनके लिए किसी एक प्रावधान की जरूरत नहीं, पहले ही ये मर्यादा सारी लांघ चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, जी संविधान। तो जी ये छोटी बातें, यानी ये वोट के परसेंटेज में हाथ मारेंगे और चुनाव में नंबर्स ले आएंगे, ये तो हमको भी मालूम है। जी लेकिन उन्होंने जो उससे ज्यादा बड़े फरेब किए हैं वो पहले ही किए हैं, और उसके लिए इनको किसी भी रूल ऑफ लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन में सफाई और माफी नहीं है। जी तो बिल्कुल इनको एक्चुअली 3 आयुक्तों को ट्रायल होनी चाहिए, और बाकायदा इनको ट्रेजन के लिए कैपिटल पनिशमेंट भी हो सकती है, होनी चाहिए। और इनकी बिल्कुल। पूरी संपत्ति कुर्क करनी चाहिए, क्योंकि इनकी भ्रष्टता की वजह से इनकी नस दबी हुई है। इन्होंने जो हम्म पहले भ्रष्टता दिखाई है देश में, अपने अपने पूरी जो सर्विस है उसमें, इसकी वजह से ये दबा रहे हैं इनको, और ये नाच रहे हैं। और जनता देखिए, 3 लोग अगर 144 करोड़ जनता का भविष्य तय करने लगे, 2 हम्म जजेस, 3 आयुक्त और 2 नेता ऐसे मिलके अगर देश का भविष्य तय करने लगे, तो बाकी मशीनरी और लोगों की जरूरत क्या है? फिर इंसान क्या यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स है? 144 करोड़। तो बिल्कुल। ये सब सहना की बियॉन्ड लिमिट है, और ये बॉइलिंग पॉइंट से आगे ले जाता है संविधान के। तो आप ये समझते हैं कि चुनाव आयोग बाद में कुछ डिस्क्रिपेंसी करेगा, तो अभी कर चुका है। तो उनसे ये आप बड़ी जवाब सकते हैं। हाँ मैं मतलब हाँ बिल्कुल, वो सब आपकी वो सब बातें तो बिल्कुल सही है कि अब तक इतने सारे घपले हो ही चुके हैं, जिसमें अगर अगर सही रूप से अगर नहीं नहीं, मतलब वो कुछ नहीं उसमें करना है। पकड़ा जा सकता है। मैंने कहा उसने हाँ हाँ, मतलब कुछ ब्लैक नहीं एंड करना है व्हाइट में पकड़ा अकॉर्डिंग जा सकता है। प्रधानमंत्री तो तो प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते फिर से। अकॉर्डिंग टू अगर जो लॉ है उसी के हिसाब से चले, तब भी आप कह रहे हैं कि इतने सारे ऑलरेडी जो है वो मतलब तो एम का मतलब पूछिए चुनाव आयोग से, सर। वो एम का हाँ, सील है, उसका मतलब वो ये मैं खोल दिखा के रहा हूँ, दिखाए। ये भी मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये आप राजू भाई ने भेजा है, ये सील जो है, अच्छा ये इसमें कुछ लिखा है लेकिन ठीक से एम के अलावा कुछ इलेक्शन पढ़ने को कमीशन नहीं आ रहा लिखा है। है इसमें, देखिए। हैं? हम्म। क्या लिखा है पूरा आपका, आपको पता है, समझ में आ रहा है क्या? एम नहीं तो नहीं, दिख रहा मुझे है। समझ नहीं, ये मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ
लेकिन ये इसमें कुछ तो है, ये कई जगह मुझे भेजा गया कि यही लगाया गया है, वो राजमुद्रा नहीं लगाएगी। इसके ऊपर बहुत लोगों ने लिखा भी है। जो ईवीएम को सील किया जाता है उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ इसमें ये लगाया गया है? हाँ, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात नहीं हुई हालांकि। अच्छा। हाँ, तो अब ये बताइए आप मुझे इसका। हाँ, तो ये तो बड़ी एक अजब सी और बड़ी नई बात है, जो मतलब बिल्कुल ध्यान से बाहर है, जो आपने अभी कई बताई है। लोगों ने लिखा कि ये एम का मतलब क्या है। पर ये सील लगा, ये पक्की बात है। हाँ, आप पूछ लेते हैं लोगों को, कई लोगों ने लिखा है इसके ऊपर। मैं अपनी अच्छा, ओर से नहीं कह रहा हूँ, कई लोगों ने वही इसके वो। ऊपर वाकई हुँ, लिखा है। हमारे सोशल मीडिया पे कितने लोगों ने लिखा है, मैंने कई बार ट्वीट किया इसको, इसका खुलासा करे वाकई उन्होंने किया नहीं किया, किया है। उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया, मैंने उनको टैग करके लिखा है इलेक्शन कमीशन, ओके। ये तो बड़ी गजब की बात है। क्योंकि इलेक्शन की यहाँ प्रेसिडिंग ऑफिसर या फिर बूथ पे मैं नहीं था। लेकिन मुझे डायरेक्ट जो कंप्लेंट आती है इलेक्शन कमीशन को, मैंने टैग करके सार्वजनिक तौर पे ट्विटर पे लिखता हूँ, वो लिखी है मैंने ये, और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब होता तो देते ना, जिन्होंने लिखी तो वो वही थे, उन्होंने भी लिखा है ट्वीट। अब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ढूंढ के ट्वीट्स भी भेजूंगा आपको सारे। हाँ, मतलब ये तो अहम है क्या भाई ये? अगर मिलता है तो अभी ट्वीट भेजता हूं मैं, अगर मिलता है तो। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये तो बड़ी मतलब हाँ, तो आप वो जो कहा वो बिल्कुल ठीक है कि भई तो मतलब ऐसे बहुत सारे ऑफेंसेस हैं ही हैं, जो जिस पर एक्शन ली जा सकती है, एक्शनेबल ऑफेंसेस हैं। लेकिन उस पर भी नहीं ली जा रही है, तो फिर ये कैसे हम लोग उम्मीद रख सकते और हैं कि उनको लगता है कि व्हाट आई से गोज, ये मोदी जी को 25 साल से लगता है, जो मैं हाँ, कहूंगा चल जाएगा, अरे कर दो कर दो बिल्कुल। कर दो, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। जी, तो अब ये उनको बात तो आदत पड़ गई है कि लोग क्या खत लिखेंगे ना, खत लिखने से क्या होगा, ये बात हो गई। ये बात तो है। अच्छा, एक बात और भी जो हाँ उस पर आपसे बात करनी थी हाँ कि ये मतलब थोड़ा जो है मैं इसको 2 दिन से जो है मतलब उसको ऑब्ज़र्व कर रहा था उस चीज़ को। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा हम्म कि प्रधानमंत्री जी अ, वो थोड़ा उसको कॉइन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मतलब ऑफेंस ना हो जाए कुछ और ठीक से बात हो। वो क्या वो सिलेक्टिव मेमोरी का वो शिकार बन चुके हैं? क्या मतलब यहाँ सब ठीक है या स नहीं है? मतलब मुझे बड़ी शंका हो रही है, उनकी हेल्थ को लेकर। अब मुझे एक बताइए कि ऑफेंस किस चीज का होगा। अगर उनका ऐसा हुआ है तो हम किस चीज का ऑफेंस कर रहे हैं, अगर हुआ है तो क्या ऐसे हो सकता है कि ये ऑफेंस हो। तो मुझे बताइए कि हमारी राष्ट्रपति जी है, महामहिम राष्ट्रपति जी है द्रौपदी मुर्मू जी, वो आदिवासी समाज से आती हैं, और उनकी स्किन कलर पे प्रधानमंत्री बात करते हैं और ये बात करते कहते हैं कि उनकी रंग की वजह से कांग्रेस ने उनके खिलाफ अभियान चलाया। अब कोई बात है इसकी बेतुकी बात की? जवाब है, क्योंकि पहले भी दलित राष्ट्रपति हो चुके हैं भारत के, और वो बहुत पढ़े लिखे थे, विदेश में बहुत बड़ी इज्जत थी उनकी। और आज भी जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट है वो भी एक बहुत ही निम्न तबके से, समाज के रचना से आते हैं। और स्किन कलर को मुझे तो नहीं मालूम, कांग्रेस ने यह भी कहा, प्रधानमंत्री ने, कि मोदी ने ये कहा कि कांग्रेस चुन के आएगी तो क्रिकेट की टीम में मुसलमानों को मतलब यही रिजर्वेशन सब देगी। मतलब मैं यही सब जो तो है ना सुन रहा था मैं तो मैंने कहा ये मैं यहाँ बताता पे हूँ, मैं बताता हूँ। शुरू शुरू भारत का ने जो क्या कुछ वर्ल्ड कप प्रॉब्लम जीते, है? वो वर्ल्ड कप जीते, जो अभी का फाइनल हुआ, जिसमें भीगी बिल्ली की तरह जय शाह डरे हुए, जैसे वही हरा के आए हैं, वैसे मोदी जी के पीछे चल रहे थे। तो हमें पता चला कि मोदी जी उनसे भी वास्तविक प्यार नहीं करते। तो वो सब वो बताओ मैं वो मुझसे रहा नहीं जा रहा है तो मैं एक चीज बता रहा हूँ। आप आपने आपने सबने क्या कहें यार मैं बता ही देता हूँ। वो जापान में और चाइना में विशेष रूप से, जापान में विशेष रूप से महिलाओं के चलने का एक तरीका है। वो ऐसे चलती हैं जैसे वो
बेबी स्टेप्स होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, मतलब कि पानी पे वो, चल रही हो। हाँ, जैसे वो पानी पे चल रही हो। हमने जब उस दिन जय शाह को चलते हुए देखा, हम हम भौचक्का रह गए। हमने कहा ये क्या चल रहा है, जापान ये से वो उनका पुराना रिश्ता है, क्या ऐसा नहीं लगता आपको? हमने कहा यार, ये तुम्हारी चाल भी बदल जाती है, तुम बोले वो नहीं, एक ये छोटा, बात इसका नहीं, इस बात, ये बात इसका सबूत है सर। आप समझिए कि जय शाह भी ये जानते हैं कि साहेब किसी से प्यार नहीं करते, उनसे भी बस उनके फादर की यूटिलिटी है, इसलिए वो उनको रखे हुए हैं। तो मोदी किसी से प्यार नहीं करते खुद को छोड़कर, ये बात साबित हो जाती है। तो मैं ये बताना चाहता था, बात वो अलग थी। बात ये कि कांग्रेस के टाइम में जब भी वर्ल्ड कप जीता हिंदुस्तान ने, यानी जब भी वर्ल्ड कप जीता कांग्रेस के टाइम में ही जीता। हाँ, एक बार सुनील गावस्कर कप्तान थे, यानी बेंसन हेजेस। वर्ल्ड कप जीता तो कपिल देव कप्तान थे। फिर सौरभ गांगुली कहीं एक कप जीता हो तब कप्तान थे। फिर महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे, हमारे कैप्टन थे, T20 और वर्ल्ड कप जीता फिर एक बार तब। अब ये और मुसलमान, अब नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी भी। हाँ चैंपियंस ट्रॉफी भी थे। लेकिन बात आपको मैं बताता हूँ, एक जमाना था, मैं यानी मैं कॉलेज भी स्कूल में था, तो वो जमाना ऐसा था कि हमें तो मुंबई वालों को तो मालूम है, शिवाजी पार्क के 1 से लेकर 8 नंबर तक शिवाजी पार्क जिमखाना से ही जाते थे प्लेयर। यानी गावस्कर, वेंगसरकर, शास्त्री लगातार 10, एक करसन घावरी गुजरात से थे उस टाइम में, बिशन हाँ, सिंह बेदी पंजाब से, और वो प्रसन्ना बेदी और चंद्रशेखर। अब कांग्रेस के टाइम में जो स्पिनर्स थे वो बेदी थे, प्रसन्ना थे, और वेंकट राघवन थे, चंद्रशेखर थे। इसमें मुसलमानों का, अब मुसलमान गिने चुने जो भारत, और अब परिवारवाद भी था, लाला अमरनाथ थे, सुरिंदर अमरनाथ थे, मोहिंदर अमरनाथ थे। लेकिन मोहिंदर अमरनाथ परिवारवाद के बावजूद वर्ल्ड कप के फर्स्ट वर्ल्ड कप जो हमने जीता उसमें मैन ऑफ द सीरीज भी थे। तो जयशाह जैसा तो नहीं था कि साहेब के पीछे पीछे चल के, तब इंदिरा जी के पीछे पीछे चल के वो बने सीरीज, मैन ऑफ द सीरीज तो वहां मिली उनको लॉर्ड्स में, है ना। तो इसमें कोई ऐसी बातें कर कैसे सकता है 10 साल जो प्रधानमंत्री रहा है? मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं हुआ। मुझे तो ऐसा यही लगा कि मुझे यहाँ पे जो ढीलापन नजर आ रहा है, मैं ऐसे बातें सुनो, मैंने कहा ये कुछ कुछ है ठीक, कि कुछ नहीं, और मामला आप गड़बड़ है। जो चुनाव आयोग को जिस तरह से आपने बांध के रखा है, जिस तरह से परसेंटेज को बांध के रखा है, जिस तरह से नंबर्स को बांध के रखा है, जिस तरह शाह जी सबको डरा धमका रहे हैं, तो पूरी बाजी आपके हाथ में है। लोग आपके खिलाफ है वो बात अलग है, लेकिन आप लोगों को मानते क्या है? लोग आपके लिए तो स्टैटिस्टिक्स है, यूजफुल। वो मरे तो आपके लिए मरे क्या, ऐसा आप पूछ सकते हैं। या फिर लाइन में मरे आपने किए हुए काम के, तो बोलेंगे कि शादी है बेटी की लेकिन बाप के पास पैसा नहीं है, तो आपको फिक्र नहीं है लोगों की, तो लोग खिलाफ जाए, साथ हो, मशीन तो आपके साथ है, 3 कमिश्नर तो आपके साथ है, फिर चुनाव आयोग साथ में है, फिर कुछ जजेस भी आपके साथ में है, और शाहजी बैठे हुए हैं अच्छे खासे आपके लिए। तो आप डर किससे रहे हो? बात सही। आप बताइए, आप बताइए मयूर जी, आप गुजरात से, आपका कुछ जिम्मेदारी बनती है देश के प्रति कि आप बताएं ज्यादा खुलकर। नहीं, वो डर इसी चीज से रहे हैं कि कहीं गलती से भी जो है मेरी गद्दी ना चली जाए, बस। उनको वो है ना, वो जैसे पानी के बगैर बिन पानी मछली नहीं। मछली। हम्म। हाँ, उनकी हालत ये है कि वो सत्ता के बगैर जी नहीं सकते। मैं हमेशा कहता हूँ, हम और आप जो हैं वो ऑक्सीजन से चलते हैं, हमारा सांस चलती है, तो हमारे लिए ऑक्सीजन जरूरी है। इनके लिए सत्ता जरूरी है। अगर ये सत्ता से इधर उधर थोड़े भी हो गए, ये सांस नहीं ले पाएंगे राजू भाई, तो लेकिन वो इस चीज यहाँ से डरते हैं। हम आगे बढ़ने से पहले वो बात की आप छानबीन कीजिए, क्योंकि मुझे 10 से ज्यादा कंप्लेंट आई है कि सील एम का लगाते हैं चुनाव वो आयोग मैं के करूंगा, मैं पक्का करूंगा। और मैं राज मुद्रा नहीं लगा रहे हैं। ऐसे 10 कंप्लेंट आई, मैंने टैग करके चुनाव आयोग को लिखा, चुनाव आयोग ने आज तक जवाब नहीं दिया। मैं और पक्का, मैं सार्वजनिक रूप मतलब, से लिखा है, मैंने नहीं, 10 लोगों ने लिखा है, फेसबुक पे भी है और ट्विटर पे भी कई लोगों ने लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं दर्शकों से भी अपील करता हूँ कि उनमें से भी अगर है तो किसी बता को दीजिए, जानकारी हो तो वो भी हमको भेजे, वो क्योंकि भी देखिए कमेंट बूथ भेजे। बूथ पे या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर हम नहीं है, हमको जो कंप्लेंट आएंगे वही हम सार्वजनिक करेंगे। तो हमने पूरी तरह से किया है, पूरी तरह से छान, यानी इतने लोगों से अलग अलग तबके से आए, अलग अलग जगह से आए, कि मैंने वो उसको डाल दिया, जी, तो फिर भी चुनाव आयोग ने कुछ जवाब नहीं दिया। मैं एक हम लोग समापन करने जा रहे हैं, उससे अंत में एक बड़ी अच्छी बात हम लोग कर लें। मैं एक ट्विटर पे किसी को देख रहा था, वो बहुत सारे अच्छे अच्छे बड़े यंग यूट्यूबर्स भी तो है ना राजू भाई, वो भी जो है वो वर्कशॉप लेने जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं।
एक कोई था, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश का कोई किस्सा है जो मैं ट्विटर पे देख रहा था। तो वो जो यूट्यूबर था उसने वो भाई साहब को पूछा, ये आप, अरे नहीं नहीं वो राजीव रंजन, अरे वो अपना राजीव रंजन जो है ना माहौल क्या वाले, हाँ हाँ वो थे तो उनका मैं वो देख रहा था। तो वो किसी बुजुर्ग को पूछ रहे थे कि राम मंदिर से जो है वो आपको नहीं लगता कि मतलब मोदी जी ने जो है देश का कल्याण कर दिया, इस तरह का कुछ वो सटायर में सवाल पूछ रहे थे। वो बुजुर्ग ने बड़ा गजब का जवाब दिया। ये लॉजिक तो मेरे दिमाग में आज तक नहीं आया था, मतलब मेरी अपनी बात करता हूं मैं। उन्होंने कहा कि मैं जो जवाब दूंगा आप चलाओगे अपने चैनल पे। तो राजीव रंजन ने कहा कि देखिए ये मैं आपको पूछ रहा हूं, आप बताएं तो जवाब दीजिए। तो उन्होंने कहा कि क्या राम का नाम लेके, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट कहा उन्होंने, क्या राम का नाम लेके मेरा बेटा जो कि जवान हो गया है, पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई है, क्या वो किसी भी कंपनी में जाके खड़ा हो जाए या तो किसी भी सरकार की स्पर्धात्मक परीक्षा में बैठ के वो खड़ा हो जाए, लिखे बैठे और कहे कि हे भगवान मैं राम का नाम ले रहा हूं, मुझे नौकरी दे दो, क्या मुझे मिलेगी नौकरी? तो मेरे बेटे को मिलेगी नौकरी? तो बोले वो तो कैसे मिल सकती है? तो फिर बोले देश का प्रधानमंत्री राम के नाम पे वोट की भीख क्यों मांग रहा है? कौन देगा भीख उसको नहीं, जब एक बेटे बात को नौकरी? मैं एक बात बताता हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश में उत्तर पत्रिका में जिसने राम राम लिखा था उसको 56% अंक मिले और उसको पास किया गया, ये भी तो है। हाँ ये भी है, ये भी है। पर वो बुजुर्ग की बात बड़ी सही थी ना कि राम का सही। नाम लेकर नौकरी मिलेगी क्या? भाई आप मिल जाओगे तो अगर राम का नाम, राम बड़ी निजी चीज है आपके हमारी सबके जीवन में, हमारी आस्था के केंद्र हो सकते हैं बिल्कुल, और वो बड़ी निजी चीज है। तो जैसे राम का नाम लेने से किसी एचआर वाला आपको जॉब नहीं दे देगा, वैसे वो कह रहे थे कि राम का नाम लेके वोट मांगने पर प्रधानमंत्री को कोई वोट मिले इसकी कोई गारंटी नहीं, हम तो नहीं और देंगे। अभी अभी राम का नाम लेके एचआर वाला अडानी का भी और अंबानी का भी नहीं देगा, बोलेगा हट। कौन राम, ऐसा पूछेगा वो। यार ये भी गजब हो गया। दो ही कंपनियां थी जो कॉरपोरेशन, वो जो 2-5 हजार हाँ लोग हैं उसमें राम का नाम लेकर, उनको भी हाँ, बस बैंड बज गई। वो बोले हमको नहीं देना है, टेम्पो है उस चला वो रहे हैं मैं बस सोच आ रहा रहे हूँ क्या हालत हुई होगी उस सुप्रिया श्रीनेत का। मैं देख रहा था उसने एक वो प्रेस की है सुप्रिया श्रीनेत ने, पर मैं कल रात को सोच रहा था, मैंने कहा ये एनडीटीवी और टीवी 18 के ये हैं। और जो उनको पता ही नहीं चला होगा, जर्नलिस्ट को पता नहीं चला होगा कि मालिक कौन है अपना। भाई मालिक कौन, आखिर असली मालिक कौन है अपना? भाई ये क्या है? ये पैकेज आता कहाँ से है इतना? जो हाँ देश को गुमराह करने के लिए हमें इतना पैकेज दिया जाता है, वो कहाँ से आता है? असल में हाँ, टेम्पो से आता है या फ्लाइट से आता है? फ्लाइट से आता है। तो उनकी तो बेचारों की हालत खराब हो, तो उनकी तो मतलब मुझे लगता है कि शायद इससे इससे त्रिशंकु अवस्था में कोई पत्रकार अब तक नहीं होगा जो आज एनडीटीवी का और टीवी 18 का है। देखिए मैं एक बात और बताता हूँ मयूर भाई। एक बात हम लोग बात कर रहे थे जर्नलिस्ट, और कि अगर मोदी के लिए चुनाव आयोग ने पूरी सहायता की और उनके नंबर्स लाए और उनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का 27 बार वायोलेशन करने के बावजूद भी सत्ता में बिठाने की कोशिश की, तो सारे मीडिया जो है अभी तक 10 साल खींच खींच के चला रहे हैं वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब उनको प्रॉफिट मेकिंग कुछ है ही नहीं। सारा मार्केट जो है वो मोदी जी के खिलाफ वाले बोलने वालों का है। अब देखिए मार्केट क्या परिप्रेक्ष्य में देखिए आप, मार्केट कहाँ है? रवीश कुमार की 1 करोड़ सब्सक्राइबर क्यों है? क्योंकि वो मार्केट सबसे पहले उन्होंने कैप्चर किया था। बिल्कुल। अब मार्केट का रूल तो मार्केट का रूल होता है, वो मोदी जी की चाहने से नहीं बदलेगा। मोदी जी को हाँ कैपिटलिज्म और का पहला लेसन ये है कि मार्केट है ना वो अपनी नीति से चलता है, वो मोदी नीति से नहीं चलता। ये बड़ी विनम्रता विनम्रता के साथ हम आप इसमें ये भी जोड़ दें कि अभी हम हमारा जो 4 PM का जो न्यूज नेटवर्क है वो पिछले कुछ 2-3-4 महीने से लगातार जो है व्यूज में नंबर 1 है। मतलब कि मैक्सिमम व्यूज जो है वो हम ही को मिल रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म को मिल रहे हैं, चाहे फिर वो 4 PM नेशनल हो या यूपी हो या गुजरात हो या बाकी और हो। तो ये बात भी सच है कि आपकी वो जो बात है कि भाई मार्केट तो व्यूअरशिप जो है, आईबॉल्स जो है वो तो इसी तरफ नहीं आ नहीं, रहे मैं हैं। आपको एक उदाहरण देता हूँ। यूट्यूब ने बोलता हिंदुस्तान से माफी मांगकर उनका चैनल वापस कर दिया 34 दिनों के बाद। जी कर दिया, कर दिया। क्योंकि वो ऑपोजिशन की स्पेस, वो मार्केट ऑक्यूपाई कर रहे हैं। हाँ अगर वो गोदी मीडिया होते तो कोई पूछता तक नहीं, क्योंकि बंद क्या चालू क्या गोदी मीडिया देखता कौन है, ये हालत है।
आज सरकार के एडवर्टाइजमेंट से देखो, लोगों की परचेसिंग पावर मोदी सरकार ने खत्म कर दी, और परचेसिंग पावर का मतलब कैपिटलिज्म ही खत्म। अब वो बात अलग है, सुनजू की बात है ना, सुनजू जो आर्ट ऑफ वॉर के जनक थे, चाइनीज थिंकर फिलोसोफर, उन्होंने लिखा है कि एविल मैन हमेशा ये चाहता है कि देश को राख कर दे और उस पर मैं राज करूं, ताकि कोई बात ही नहीं करे खिलाफ। बिल्कुल। जिंदा देश जिंदा कौम तो बात करेगा खिलाफ सत्ता के। वो पत्रकार का धर्म है कि वो विपक्ष में रहे, है ना, वो कोई भी पक्ष में, बिल्कुल सत्ता तो कांग्रेस आती है तो बिल्कुल। कांग्रेस के विपक्ष में हम रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी हो। तो बात बिल्कुल। यह है कि ये बात मोदी जी को पसंद नहीं है, और यही बात उनके में अंतर्विरोध पैदा कर रही है, उनके स्टेटमेंट्स में अंतर्विरोध पैदा कर रही है, उनके चाल चलन में अंतर्विरोध पैदा कर रही है, और उनकी वजह से कई लोग फांसी पे चढ़ेंगे। सरकारी अधिकारी हो या चुनाव आयुक्त हो या जजेस हो, सबकी खबर ली जाएगी, क्योंकि जनता किसी को माफ नहीं करती। सबसे महत्वपूर्ण, इतिहास किसी को माफ नहीं करता। देखिए, प्रदीप कुरुलकर को जैसे हाथ छोड़ दिया ना आरएसएस ने, वैसे ही मोदी और शाह का छोड़ देंगे। नाथुराम को भी छोड़ दिया उन्होंने। जब जनता खिलाफ जाती है तो आरएसएस छोड़ देती है, क्योंकि यूटिलिटी खत्म है। आरएसएस हर चीज को ऑब्जेक्ट के रूप में देखती है, इंसान के रूप में नहीं। नहीं उनके लिए एम्पैथी नहीं है। बस आप काम के हो, बस हमारे हो। काम के नहीं हो, उस दिन के बाद आरएसएस के साथ कोई रास्ता ही नहीं था, कभी आरएसएस में आई नहीं। उन्होंने फोटो स्टूडियो में फोटो छिपवाए, अपने छपवाए थे। अच्छा, आखिर में एक टिप्पणी एक ये जी न्यूज के जो मालिक साहब हैं, उनको क्या अचानक हृदय परिवर्तन हो गया है राजू भाई? अब पता नहीं, मैं दावे के साथ उनके बारे में कुछ कह तो नहीं सकता, क्योंकि जितनी बर्बादी करनी थी, जितना गंद मचाना था, उन्होंने कर दिया है। तो अब उनके लिए ये नहीं कहा सकता कि सुबह का भूला जब शाम को घर आए, तो भूला नहीं कहते। ये कहना किसी गोदी मीडिया के मालिक के लिए नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इन्होंने देशद्रोह किया है। जनता के साथ रहना ही देशभक्ति है, नेता के साथ रहना देशभक्ति नहीं है, और ना होती है किसी भी देश में। तो आप जनता की भावनाओं के साथ खेले हैं, खिलवाड़ किया है, उससे कई लोगों के बलि चढ़े हैं, कई लोगों की लिंचिंग हो गए हैं। आप मुसलमान को दुश्मन दिखाए हैं इस देश के, जिसमें बिस्मिल्लाह खान, साहिर लुधियानवी जैसे लोग दिए, मोहम्मद रफी जैसे गायक दिए, जिनकी चरित्र पे भी आप उंगली नहीं उठा सकते। तो ऐसे लोगों के समाज के, जिन्होंने ऐसे लोगों पैदा किए, राहत इंदौरी साहब, ये ऐसे लोग पैदा किए, उनके लिए आपने एक खलनायक बना दिया उनको। और उनकी विचारों की गलती थी, उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास विद्या नहीं है, क्योंकि आपने उनको आगे आने का अवसर ही नहीं दिया। तो ये सारी चीजें जो हैं, उसका परिणाम जो है, वो गोदी मीडिया के मालिक जो हैं, चाहे अरुण पुरी हो, चाहे सुभाष चंद्र गोयल, मुझे नहीं लगता, यानी पर्सनली मैं फील कर रहा हूँ, सत्ता में जो आएगा वो तय करेगा आखिर सेटिंग कितनी की होगी, टेम्पो कितने का जाएगा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इनको माफ नहीं किया जा सकता, और इतिहास इन्हें भूलेगा नहीं, माफ नहीं करेगा। बहुत सही बात सर। हमने बात करते करते हम चले गए 45 मिनट के आसपास। मुझे लगता है कि क्या बात है सर। सर वो एम का सील का पक्का देखिए, वो मैं देखता हूँ पक्का, वो मैं पक्का देखता हूँ, वो देखना क्योंकि बहुत मेरे जरूरी पास है। ऐसी कोई यंत्रणा नहीं है कि मैं जाके चेक करूं, क्योंकि वहां नहीं, जाना ठीक नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ मैं पूरी अपने संविधान जो का भी। पालन करता हूँ ना सर, इसलिए मैं बूथ पे नहीं जा सकता, सिर्फ सिवाय वोटिंग के। वो 20 तारीख को जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो मैं भी जो है, मुझे कुछ थोड़ा रास्ता निकालना पड़ेगा इसको, सच्चाई को जानने समझने में, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी, ये पक्की बात है। आपने जो भेजा है तो ये एक टास्क सा है मेरे लिए। क्या तो इसका ये खुलासा हो सकता है क्या? क्या? ये एम का, क्योंकि ये गंभीर बात है, ये हम लोग ठीक है थोड़ा लाइट वे में बात करें, लेकिन ये बड़ी सीरियस बात है ये। सर ये सरकाजम भी हमारी निराशा से आ रहा है। हाँ, ये वहीं से ब्लैक आ रहा है, है, हम वहीं कर से भी आ क्या रहा है। सकते हैं, करे तो हाँ, करे यही ही कर क्या। सकते हैं, यही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। तो जो कर रहे, जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और क्या फिर। तो चलिए राजू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मेयर साहब, धन्यवाद। बात करते हैं फिर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, ये बातचीत आपने सुनी हमारी और राजू पारुलकर साहब की, और इसमें हमने विषय वैविध्य जो है लाकर चीजों को आप तक रखने की कोशिश की है। अब इस पर आपकी क्या सोच बनती है, क्या विचार है, राय, प्रतिक्रिया, जो भी आप लिखना चाहें, तो ये कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है। आप लिख के हमको जरूर से बताइएगा, है ना। और बात अगर आपको हमारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और इसकी जो वीडियो लिंक है इसको आप हो सके उतना आप शेयर करें, तो और लोगों तक पहुंच पाएगी ये बातचीत। और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात,
तो भाई साहब, बहन जी, आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।